ये एक बड़ा काम हुआ जिससे आने वाले दिनों में लगभग 13,000 युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। क्या ये तस्वीर वैसी ही है जैसी दिख रही है या फिर दिल्ली अभी दूर है? इन सवालों के साथ इस सेलेक्ट कई और सवालों पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से भी। पहले हरियाणा सरकार और मारुति के बीच हुए प्रगाढ़ रिश्तों को लेकर एक झलकी आपको दिखाते हैं और इस पर सीएम और डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। 40 साल के बाद एक नया एमओयू हुआ और जिसमें 900 एकड़ जमीन जो HSIDC के द्वारा हम लोगों ने उसको एक्वायर किया था और अब मारुति सुजुकी को अपना अगला प्लांट लगाने के लिए उसको हैंडओवर किया है और मारुति ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार आज लगभग 2400 करोड़ रुपया ये हरियाणा सरकार को HSIDC के माध्यम से ये दिया है। दोनों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और मारुति मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को एक साथ यहाँ ला करके लगभग इसमें 13,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। 11,000 मारुति सुजुकी में और 2,000 मोटरसाइकिल यूनिट में, तो 13,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा और जैसा डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने बताया कि 75% जो 30,000 से नीचे के लोग हैं, वर्कर तो सामान्यतः उसी रेंज में आता है, तो 75% लोग अगर हरियाणा के उसमें होंगे तो कम से कम 10,000 लोग हरियाणा के उसमें रोजगार उनको मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा एक स्टेप ये यहाँ उठाया गया है, लिया गया है। We would see how Maruti and its ancillaries, Suzuki and its ancillaries come along and take Kharkhoda to that level where urbanization comes in, development comes in, progress comes in. The advantage that our state has is 57% of our state's area is part of the NCR region. We have the best connectivity in terms of road, rail, and because of Indira Gandhi International Airport, we see the best connectivity in terms of air also. और इससे लगते अब सवालों पर नजर डालेंगे और खास मेहमानों से चर्चा शुरू करेंगे। दरअसल सवाल ये कि हरियाणा सरकार के मारुति सुजुकी के साथ इस नए समझौते के क्या मायने हैं। सवाल नंबर 2, क्या हरियाणा में निवेश और रोजगार बढ़ रहा है? बेरोजगारी को लेकर सवाल नंबर 3, बेरोजगारी पर विपक्ष के आरोपों में अब कितना दम है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बेरोजगारी के आंकड़ों का जिक्र होता रहा है और बेरोजगारी के आंकड़े जो सरकार को आईना तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ उन युवाओं के लिए एक हतोत्साहन का एक विषय बन जाता है कि आपके प्रदेश में रोजगार के अवसर क्यों नहीं बन रहे हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि इस बड़े कदम से कुछ अवसर तो बनेंगे ही और इस अवसर में कितने हरियाणा के युवाओं का लाभ होगा, इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त रमन मलिक जी हैं बीजेपी से, रमन जी बहुत स्वागत है। पवन हिंदुस्तानी साहब है आम आदमी पार्टी से, पवन जी बहुत स्वागत है। दीप कमल सारन जी हमारे साथ जेजेपी से हैं, दीप कमल बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से जुड़ेंगे हमारे साथ, वेद जी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुटेल साहब हैं INLD के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है सर। आकाश जिंदल जी हमारे साथ बिजनेस एक्सपर्ट के तौर पर हमें कुछ जानकारी साझा करेंगे, आकाश जी बहुत स्वागत है। आकाश जी पहले आपसे ही शुरुआत करता हूं मैं, ये एक बहुत बड़ा रिश्ता हरियाणा और मारुति सुजुकी इंडिया के बीच बहुत पुराना भी रिश्ता रहा है, करीब 4.5-5 दशक ये पुराना रिश्ता है। ये जो प्लांट स्थापित हो रहा है इसके हरियाणा के विकास को लेकर क्या मायने हैं, रोजगार को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है इस शुरुआत से? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हर लेवल पे आएंगी, चाहे लेवल पे हो, चाहे इंजीनियर्स के लिए हो, चाहे एमबीए के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए हो, प्लगइन्स के लिए हो, असिस्टेंट्स के लिए हो, देयर वुड बी लॉट्स एंड आज जो है कोरोना सेक्शन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट गुज रहा है, तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाए। दूसरा टैक्सेशन और टैक्सेशन करने होगा, जीएसटी का जिससे काफी बड़ा ऑलरेडी हरियाणा एक स्टेट होने के बावजूद एक साइड डेफिसिट दर्शकों को बता दूं, जहां कमाई कम खर्चा ज्यादा उसका है, तो ऐसे में स्टेट की इनकम बढ़ेगी, डेफिसिट हो। तीसरा क्या है, जमीन बढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज की तारीख में क्या है
एक हाई डेट है स्टेट के ऊपर। मैं आकाश जी आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपकी आवाज ना ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है। मैं फिर प्रयास करूंगा आपसे इस विषय पर समझने के लिए। रमन मलिक जी, अभी एक बड़े रिश्ते की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी और ये रिश्ता अब और प्रगाढ़ और मजबूत हो रहा है। अब मुझे लगता है सर, जो हरियाणा के बेरोजगारी के जो बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जा रहे थे, उन आंकड़ों में कुछ कमी आएगी? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से आपको वर्णन करता हूँ। विद्रोही जी का मेरे ख्याल से माइक ऑन है, अगर आप उनको बोल रहे हैं माइक वही लगा जी। विद्रोही जी, अपना आप ऑडियो म्यूट कर लीजिए, जब आपकी बारी आएगी तो प्लीज ऑन कीजिएगा। वही लगा। देखिए, हरियाणा ने अपनी जो पॉलिसीज थी उनको दोबारा रिविजिट करा और उसके साथ साथ बार बार हमने अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करा। उसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज शायद किसी भी इंडस्ट्रियल लोकेशन में जी आपके डिस्टर्बेंस आ रही है सर। ये ऑडियो डिस्टर्बेंस मैं अपने तकनीकी पक्ष से कहूंगा कि इसका कुछ निवारण करें। रमन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ हरियाणा में जिस प्रकार से इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है वो काबिले तारीफ इसलिए भी है पिछले 7 साल में, क्योंकि जो प्राइस इंडेक्स है लैंड का एक्विजिशन का, तो शायद देश में सबसे बड़ा ऊंचा है जी। अगर आप वेद जी को बोले अपना माइक म्यूट कर रहे हैं उनके। वेद प्रकाश जी आपकी ऑडियो आ रही है बीच में, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज कुछ देर के लिए म्यूट कर लें। मैं आपके पास आऊंगा तो आप इसे अनम्यूट कीजिएगा। वेद प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? अगर आपका पीसीआर इनको म्यूट जी जी, निश्चित रूप से मैं भाई अपने तकनीकी पक्ष से कहूंगा कि फिलहाल कुछ देर के लिए इनका वीडियो जो ऑडियो है म्यूट कर दें प्लीज, ताकि रमन जी अपनी बात पूरी कर सकें। सर, तो ये जो विषय है कि जो मैक्सिमम लैंड प्राइसिंग के बावजूद भी आज स्टेट के अंदर प्रोडक्शन भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ी है और जिस प्रकार से नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, वो चाहे दक्षिणी हरियाणा हो या फिर उत्तरी हरियाणा में विभिन्न पार्क्स हों, चाहे वो आयुर्वेद का पार्क हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्क हो, चाहे वो पानीपत में जो लगे हैं वो हों। हमने बहुत सारे एरियाज जो हैं वो फोकस एरिया करके उनके लिए स्पेशल पॉलिसीज निकाली है। हमने जहां ऑटो के लिए ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ऑक्सिलरी के लिए कराया, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए कराया, टेक्सटाइल अपीयरेंस के लिए कराया, फुटवेयर के लिए कराया, इलेक्ट्रॉनिक आईटीएस के लिए कराया, डिफेंस एरोस्पेस के लिए कराया, क्योंकि हमारे पास 5 एयर स्ट्रिप्स हैं। तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी को जब आप देखते हैं तो दुनिया का सोलर पावर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी हरियाणा में है, फार्मास्यूटिकल और केमिकल का भी हमने कराया। तो ये जब हम देखते हैं, हमने इंडस्ट्री स्पेसिफिक बनाया है और इन सारी चीजों का फर्क आता है साहब, और उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आपने किन मानकों को लेके एक अपना डेटा बनाया है और आप उसको कैसे प्रेजेंट करें। मेरे को ये लगता है कि जो हम ये सारी चीजें प्रेजेंट करते हैं, वहीं अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हरियाणा टॉप स्टेट्स में है। अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हरियाणा टॉप स्टेट्स में है। अगर हम बिजनेस जीएसडीपी की बात करें तो मेरे ख्याल से 8.87 ट्रिलियन रुपीस की जीएसडीपी हमारी पहुंच गई हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये सारे आंकड़े जो हैं, ये बिना काम हुए तो पहुंचेंगे नहीं। जब तक बैंक में जाएगा नहीं पैसा, जब तक सिस्टम में आएगा नहीं पैसा, तो पैसा कैलकुलेट तो हो नहीं सकता जी। तो पैसा कैलकुलेट भी होगा। अच्छा, मोटरसाइकिल्स की जब आप बात करें या 2 व्हीलर की बात करें या गाड़ियों की बात करते हैं, तो हमारा उसमें भी है। पिछले साल को अगर हम देखते हैं, जब कोविड की मार थी पूरे विश्व में, हम 28,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इस स्टेट में लेकर आए हुए हैं। तो वो भी हम बिना किसी चीज के तो आती नहीं है। हमने सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम बनाया हुआ है, उसके ऊपर अंदाजन 1,20,000 कैफ नई खुली हैं, जिसके अंदर सर्विसेज जो अप्लाई करी गई हैं वो लगभग 3.5 लाख से ऊपर है और 2,66,000 के सर्विसेज गारंटी
जो है वो कैफ अप्रूव काम हुई नहीं कर है, रहा, अभी कर रहा था ये तो सारी कैसे हो जाती हैं? जी, ये सारी कोई हवा में नहीं होती। और उसके अलावा आपको एक और चीज बता दूं कि हम हरियाणा के अंदर 80% ऑफ जो भारत के अंदर बुलडोजर चलता है ना, हाँ। बुलडोजर का बनाना भी 80% यहाँ पे होता है जी, क्रेन 52% के करीब है, 50% के करीब गाड़ियां हैं, रमन जी, 60% इससे के इन करीब। आंकड़ों से ये जाहिर है कि बेरोजगारी को रोकने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए प्रयास तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो फिर भी अभी तक काबू में नहीं है। और सबसे नंबर 1 पर जो है हरियाणा को बेरोजगारी के लिए दावा किया जाता है कि बेरोजगारी में हरियाणा को टॉप पर रखा गया है, या आंकड़े इस तरह से बोलते हैं। बहरहाल उम्मीद है कि इस शुरुआत से बहुत सारी चीज़ें बहुत सुधरने की तरफ बढ़ेंगी। दीप कमल सारण हमारे साथ जेजेपी से हैं लगातार मौजूद। दीप कमल जी, एक अच्छा प्रयास हुआ है और इस प्रयास को लेकर खरखौदा की भी जिंदगी बदलने वाली है। हरियाणा में अब खरखौदा भी दुनिया के नक्शे पर नजर आने लगेगा। हाँ, देखिए आशीष, जो अभी आज जो हरियाणा सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है और ट्रांसफर ऑफ लैंड किया है मारुति को गुड़गांव में, वो एक ऐतिहासिक दिन है जिसको आने वाले वक्त में हम याद करेंगे कि कब खरखौदा में इस काम की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जैसा कि आज हम गुड़गांव को देखते हैं, मानेसर को देखते हैं, नोएडा को देखते हैं, कुछ उस तरीके का स्वरूप अगले 5 से 10 सालों में आपको खरखौदा का दिखेगा। और ये भी दुनिया के नक्शे पर आएगा कि ये भी एक औद्योगिक शहर है, क्योंकि एक सिर्फ मारुति नहीं, उसके साथ सुजुकी की 2 व्हीलर कंपनी वहां पर 100 एकड़ में आ रही है। वहां पर भी रोजगार होगा और वहां पर भी प्रोडक्शन का जो यूनिट है वो लगेगी उनकी। और उसके साथ साथ जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ एक बड़ी कंपनी नहीं, उसके साथ साथ जो सैकड़ों की संख्या में छोटी उसकी जो एंसिलरीज होती हैं, जो सप्लायर कंपनीज होती हैं, वो जो अब धीरे धीरे वहां पर अब खुलने लगेंगी, क्योंकि वहां पर अब इन्वेस्टर जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी अब दिलचस्पी ले रहे हैं और प्लॉट खरीद रहे हैं। वो भी धीरे धीरे वहां पर रोजगार पैदा करेंगे और बड़े स्तर का जो रेवेन्यू है वो स्टेट की जो एक्सचेकर है उसके लिए आएगा, स्टेट की राजस्व में बढ़ोतरी होगी। और तीसरा पहलू जो राज्य के लिए सबसे अहम है वो रोजगार, हरियाणा के युवाओं को, क्योंकि इस सारे काम की शुरुआत से ठीक पहले हरियाणा सरकार ने 75% जो लोकल एम्प्लॉयमेंट वाला कानून है वो बना दिया है। तो ये सभी इन नए जो संस्थान है सभी पर लागू होगा। और आज के कार्यक्रम में भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी खुलकर ये बात कही कि हमने 75% का कानून इंडस्ट्री और जो एम्प्लॉइज हैं उनकी और स्टेट की तीनों के हित में बनाया है। इंडस्ट्रीज को फायदा ये होगा कि उसे लोकल लेवल पर ही स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, एम्प्लॉइज मिल जाएंगे। एम्प्लॉइज को फायदा ये होगा कि उनकी जो रहने की कॉस्ट है और ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बचेगी। और राज्य को फायदा ये होगा कि उनके यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हाँ। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने पहले भी कही, आज भी कही, और सीएम साहब जी मनोहरलाल जी ने एक सेकंड आपको रोकना चाह रहा हूं कि ये चीजें एक बात और इसमें मैं चाहूंगा इस पर भी आप जरूर बात करें कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न्स की जरूरत होती है और खरखौदा में अभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सर बहुत काम करने की जरूरत है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नया औद्योगिक एरिया है, नई आईएमटी है और वहां पर हरियाणा सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू होने में भी 3 साल लगेंगे। 2025 में पहली गाड़ी निकलेगी मारुति की वहां से। आज के दिन तो अभी हमने उनको खाली एक जमीन, जो एक खेत होते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं हम उनको लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस पर कुछ सड़कें बनी हुई हैं, कुछ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है। बाकी सारे काम तो वहां होने हैं। अभी वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अब चौड़ी सड़कें बननी है, सीवरेज के काम होने हैं, जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए एक बड़ी इंडस्ट्री को, वो सारी अगले 2 साल में होंगी और 2025 में पहली गाड़ी निकलेगी। अभी एकदम से वहां पर उनको सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, इसीलिए तो सारे इतना वक्त चाहिए होता है चीजों के लिए। और एक बड़ी बात कि ये देश का ऐसा प्लांट भी होगा जहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेगी। ये भी देश का पहला प्लांट होगा किसी भी ऑटो सेक्टर की कंपनी का। तो एक हरियाणा इसमें फ्रंट रनर रहा है, लीडर रहा है ऑटो सेक्टर में। लगभग 50% जो इंडस्ट्री है देश की ऑटो सेक्टर की, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रैक्टर हो या दूसरे और ऑटो सेक्टर की चीजें हो, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के, वो हरियाणा में बनते हैं। और इन सारी चीजों को, जब आपने खरखौदा की बात की कि खरखौदा कैसे डेवलप होगा, एक बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक चीज आज वहां पर कॉन्क्लेव में बताई गई। डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि एक हमारा हेलीकॉप्टर आईजीआई एयरपोर्ट पर खड़ा रहेगा। हरियाणा सरकार का हेलीकॉप्टर, एक जिसको टैक्सी कहेंगे आप, उसको चॉपर टैक्सी कह लीजिए, कि जो उद्योगपतियों को जब वो आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से उनको मानेसर जाना हो या खरखौदा जाना हो या आसपास के किसी और इंडस्ट्रियल एरिया में जाना हो, वहां से वो सीधा गाड़ी के रास्ते जाने की बजाय, चाहे तो गाड़ी से जाएं, लेकिन चाहे तो चॉपर ले, वहां से सीधा खरखौदा में लैंड करें, अपना काम करें, मीटिंग्स करें और वहां से
चॉपर से ही वापस IGI एयरपोर्ट भी आ जाए। तो इस तरीके की जब सरकार की नीयत है और नीति है और ऐसे इरादे हैं, तो फिर आप देखिए कि कितनी तेजी से और कितना अच्छे से डेवलप होगा। और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है खरखोदा के साथ लगता हुआ, वो इसको रफ्तार देगा। एक रेल कॉरिडोर बन रहा है जिसको अभी केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जिसका जारी किया है पिछले महीने कि KMP के साथ साथ उससे 1 किलोमीटर हटके एक रेलवे ट्रैक बन रहा है जो कि सीधा चंडीगढ़ वाली रेलवे लाइन और उस तरफ जो दक्षिण को जाती है रेलवे, भारतीय रेलवे, उन सब से जोड़ेगा खरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया को। सारी सुविधाएं एक साथ एक जगह पर मिलेंगी और 900 एकड़ की लैंड मारुति ने ली है। बहुत बड़ी उनकी प्लानिंग है और 2.5 लाख वहां से गाड़ियां निकलेंगी। कोई अब आज के दिन हम सिर्फ ऐसा लगता है कि सारी बातें कहीं हवा में या सिर्फ कागज पर हो रही हैं, लेकिन अगले 3 साल में आप देखेंगे कि वहां पर बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, एक बेरोजगारी को लेकर बार बार हरियाणा को विपक्षी दल और विधानसभा में विपक्ष इस विषय को कई बार पॉइंट आउट कर चुका है और कई बार इस तरह की बातें हुई हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस के शासन में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई, लेकिन अब बेरोजगार हो गए हैं बीजेपी के आने की वजह से। एक बड़ा कदम सर उठाया गया है यहाँ पर, जिस तरह एक प्लांट लगाया गया जिसको MOU साइन किया गया। इस MOU के साइन होने से हरियाणा में जो बदलाव आएगा, इस बदलाव का स्वागत करेंगे? वेद प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है? विद्रोही साहब मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज वेद प्रकाश जी तक नहीं जा पा रही है। कोशिश करेंगे उनसे एक बार फिर संपर्क करने की। पवन साहब हमारे साथ हैं। पवन जी, आम आदमी पार्टी से। पवन जी, काम बहुत तेजी से हो रहे हैं और हरियाणा को लेकर जिस तरह कदम उठाए जा रहे हैं हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, काफी मुश्किल होगा पैर जमाना आप लोगों के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि देखिए, इसके अंदर ना जो प्लांट लगाया गया है उसके लिए मैं बिल्कुल बधाई दूंगा। प्लांट की जरूरत थी, आने वाले समय में और भी उद्योगों की जरूरत है हरियाणा प्रदेश को और ये बढ़ने चाहिए। लेकिन साथ के साथ जो बड़े आसानी से और तरीके से जो आंकड़े छिपाए गए हैं, उन आंकड़ों का खेल भी आपको समझना होगा। जी बताएं। कि आज हरियाणा के अंदर 94,48,862 बेरोजगार हैं। आप जो बात कर रहे हैं इसके अंदर, अभी मैं CM साहब का भाषण सुन रहा था, तो उसके अंदर वो कह रहे थे कि जी इसके अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों को 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये आप मान के चलिए कि एक ऊंट के मुंह में जीरा देने वाला काम होगा। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि इससे बेरोजगारी पे काफी असर पड़ेगा, ये CMI की रिपोर्ट है जी, जो आज अभी अखबारों में छपी थी कि 35.7% जो बेरोजगारी है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ी है। औसत से 4 गुना अधिक बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी है। और आने वाले समय के अंदर मेरे 2-3 सवाल हैं बीजेपी वाले भाइयों से कि जो ये कह रहे हैं कि जी इससे बेरोजगारी घटेगी, आप कह रहे हो कि 3 साल के अंदर ये जो है प्लांट लग के तैयार होगा, 3 साल के अंदर काफी बेरोजगारी और बढ़ चुकी होगी। इसके लिए आपने क्या समाधान किया है? तो सोचने वाली बात यह है कि बेरोजगारी घटने वाली नहीं है, बेरोजगारी बढ़ने वाली दिखाई दे रही है। जरूर इससे फायदा होगा, लेकिन फायदा इतना नहीं है जितना बड़ा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फायदा उतना ही है कि बस आप समझ सकते हैं कि आज 94.5 लाख लोगों में से सिर्फ 10,000 की बात कर रहे हैं। आकाश जी, जिस तरह से पवन हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है, कितना इत्तेफाक रखते हैं सर इनकी बात से? क्या वाकई ये जो प्रयास है ये बड़ा प्रयास नहीं है, इससे और प्रयास करने होंगे हरियाणा की बेरोजगारी को कम करने के लिए, या इसके क्या मायने समझते हैं आप जो हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी के बीच ये MOU साइन हुआ है? काफी इंतजार के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मेरे हिसाब से दिस इज डेफिनेटली राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मेरे हिसाब से सही दिशा में उठा हुआ सही कदम है। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों की इज्जत करता हूं, बट एज अ बिजनेस एक्सपर्ट मैं कहना चाहता हूं, हम ये क्यों assume कर रहे हैं कि एक ही से सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। देखिए, बड़ा कदम उठाया गया है, तो उससे अगर कुछ हद तक बेरोजगारी दूर होती है तो उसको प्रेस करना चाहिए। ऐसा कोई भी स्टेप होता है बिजनेस एक्सपर्ट दुनिया में कि आप एक उठाएं और पूरी की पूरी स्टेट की या पूरी की पूरी नेशन की बेरोजगारी दूर है, तो मेरे हिसाब से राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। दूसरा, इसका कैस्केडिंग करना पड़ेगा। इसकी वजह से बहुत एंसिलरी यूनिट चाहिए। पहले लिए हरियाणा ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, मारुति का जब स्टार्ट लगाना, बहुत सी एंसिलरी, कोई लैब सप्लाई करता है, कोई स्टीरियो सप्लाई करता है, कोई स्टील सप्लाई करता है, कोई टायर सप्लाई करता है, वो भी रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
उसके अलावा देखिए कितने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स सेंटर में जाते हैं लेकिन जनरेट तो हरियाणा से होंगे, जीएसटी से और इससे क्या स्टेट की जीएसटी भी बढ़ेगी, स्टेट का डेफिसिट कम करने में सरकार ने घाटा कम करनी, स्टेट के लोन मदद करेंगे और इंडस्ट्रियल पर दौड़ेगा। दूसरा होता है मैंने सारी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टडी किया है। अगर एक प्लांट बनता है और सक्सेसफुली वहां से प्रोडक्शन होती है तो उसके बाद पार्ट्स ऑटोमोबाइल के लिए उस एरिया में आना, यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग की एक मंडी बन जाती है। तो इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब एक प्लांट लगेगा 2025 में फर्स्ट व्हीकल निकलता है तो बाकी और के लिए भी एक्शन होगा, यहाँ आया जाए। तीसरा और देखी जाए, आज की तारीख में एक जब हरियाणा लैंडलॉक स्टेट थी, किसी के साथ कनेक्टिविटी नहीं, आज क्या है तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, चाहे अमृतसर कोलकाता वेस्ट कॉरिडोर, तो इसी के साथ हरियाणा की कनेक्टिविटी जोड़ रही है। बिकॉज यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चलेंगे जो आपको बहुत फास्ट के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, चाहे रॉ मटीरियल लाना हो, चाहे पोर्ट से फिनिश प्रोडक्ट डिलीवरी जानी हो। तो हरियाणा को बहुत से एडवांटेजेस मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से मिल रहे हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट उन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करती है, कैपिटलाइज कर रही है, तो उसमें बहुत दूंगा डेफिनेटली बहुत बढ़िया राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। हाँ, ये जरूर है कि मात्र एक बात से बात मिलेगी, आपको और बहुत से प्लांट जो है लाने होंगे, डेवलप करनी होगी। बिल्कुल आकाश जी, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ आईएनएलडी से मौजूद है। कृष्ण कुटेल साहब, आकाश जी की जो बात में जितनी समझ पाया, उनका कहने का मकसद ये है कि मीलों का जो सफर है वो एक कदम से शुरू होता है और वो कदम हरियाणा सरकार बढ़ा रही है, वो एक एक कदम बढ़ते हुए और ये एक और बड़ा कदम उठा लिया है जिससे बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी और विपक्ष को मुंह बंद करने का मौका। देखिए, जो बेरोजगारी का जो मामला है वो हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है। और अभी भाई हमारे बीजेपी के और जो है दूसरा हमारी जो पार्टी जेजेपी है, जो गठबंधन की सरकार है, इनके जो प्रवक्ता बोल रहे थे, जो आंकड़े यहाँ पर दिखा रहे थे, अब हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 94.5 लाख के करीब व्यक्ति बेरोजगार है। और यहाँ पर जो प्लांट लगाने की जो बात की है, 13,000 लोगों को जो है कि इसमें रोजगार मिलेगा और वो भी कम मिलेगा क्योंकि इसके अंदर पहला जो प्रोडक्शन जो निकल करके आएगा वो 2025 में आएगा जी। तो 2025 का अब 2022 है, 3 साल के बाद जो है कि ये रोजगार मिलने की बात जो है कि हम लोगों के समझ करते हैं। और क्योंकि ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब 2016 के अंदर जब 6.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है कि ये हरियाणा के लिए लेकर के आए थे, कहा कि बाहर के लोग जो है कि हरियाणा के अंदर आकर के देख वो इन्वेस्ट करेंगे, तो लेकिन आज 2016 से 2022 के अंदर जाकर के जो है ये 900 एकड़ के अंदर जो खरखोदा के अंदर जो है कि प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं और उसके अंदर 13,000 लोगों को जो है कि रोजगार देने की बात करते हैं। और जबकि आंकड़ा 35% जो है कि बेरोजगारी का है। आज बेरोजगार जो है कि युवा जो है कि वो दर की ठोकरें खा रहा है और जिसकी वजह से जो है कि आज हरियाणा में जो है कि महंगाई जो है कि चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य विभाग जो है कि चरमरा रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, शराब घोटाला है, गेहूं घोटाला है, गरीबों का राशन जो है इनके जो डिपो होल्डर है अधिकारियों से मिलकर के जो हड़पने का काम कर रहे हैं। तो आज जो है एक आम आदमी जो कि वो त्राई करता हुआ जो कि उठ रहा है और लेकिन आज ये छोटा सा जो है कि सामने कोई प्रोजेक्ट ला करके जो है, ठीक है, हम स्वागत करते हैं उससे, कुछ ना कुछ जो है कि बेरोजगारी जो है कि वो कम होगी, लेकिन वो होगी कब? क्योंकि ये लोगों को सबक बाज दिखाते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट सामने लेकर के आते हैं और फिर अपना जो है कि ये टाइटल उसको बदल करके फिर जो है कि लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जब 2014 के बाद जो है ना सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया लोगों को और कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन अडानी अंबानी के आए हैं, जब ना कि
एक आम व्यक्ति के जो है कि वो अच्छे दिन आए। आज जो है कि महंगाई जो है कि वो डबल है। आज सरसों का तेल जो है आप देखते हैं वो 200 रुपए पर लीटर के हिसाब से चीनी का भाव देखते हैं, आप सब्जी का देखते हैं। दूसरा जो है कि किसान जो गेहूं का उत्पादन करता है, आज इस सरकार ने जो है कि गेहूं के उत्पादन बाहर निर्यात पर रोक लगा दी है कि ताकि गेहूं का जो है कि वो भाव ना बढ़े। ये नोटंकी करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के गुमराह करने का काम करते हैं और ये जनता को वेद प्रकाश जी आवाज मिल पा रही है? आप मिल रही है, आप मिल रही है। कृष्ण जी फिर आऊंगा आपके पास। वेद प्रकाश जी, एक बड़ा प्रयास यहाँ पर किया गया और हमारे INLD के साथी कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ आंकड़ों का एक माया जाल है। ठीक है, अगर कुछ काम हमें करना है, अगर मीलों का सफर तय करना है, तो मुझे लगता है वेद प्रकाश जी उसके लिए एक कदम पहले आगे बढ़ाना होगा और ये तो एक कदम से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप कितना सहमत हैं इस बात से कि बेरोजगारी के लिए चलो कुछ तो किया सरकार ने कम करने के लिए, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे? देखिए, सरकार का जो प्रयास है, हाँ, ये जो नई IMT खरखोदा के अंदर मारुति उद्योग लगाने का, उसका हाँ, तो हम स्वागत करते हैं। पर हमारे कृष्ण जी ठीक कह रहे थे, 3 साल की कह रहे हैं हरियाणा सरकार और मारुति उद्योग वाले। मेरा निजी अनुभव है कम से कम 7 साल लगेगा इस ऑपरेशन को चालू होने में। हरियाणा में बेरोजगारी 35% के करीब है। CMI जब हरियाणा के संदर्भ में आंकड़े देती है तो भाजपा उसे नकार देती है और वही आंकड़े जब यूपी के संदर्भ में होते हैं तो प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हीं आंकड़ों को भुलाते हैं। पहले तो भाजपा ये तय कर ले वो चाहते क्या है, जो उनके पक्ष में आंकड़ा है वो सही, जो पक्ष में ना है वो गलत। भाजपा दावे बड़े करती है। अब मैं सरकारी नौकरियों का यहाँ आपको एक आंकड़ा देता हूँ। 1991 में हरियाणा के अंदर 4,16,000 सरकारी कर्मचारी होते थे। आज 31 साल बाद 2,79,000 सरकारी कर्मचारी रह गए। तो आप खुद अंदाजा लगा ले, 31 साल में हरियाणा का डेवलपमेंट हुआ है तो कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, पर बढ़ी क्यों नहीं? ये जुमलेबाजी ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। और यही मारुति उद्योग है जो एक्सपेंशन होना था गुड़गांव में, उसे इन्होंने एक बड़ी सुनियोजित रणनीति के तहत गुजरात भेज दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो एक्सपेंशन हरियाणा में होना था और जब भाजपा की सरकार बनी तो वो एक्सपेंशन गुजरात में हुआ। तो इनकी प्राथमिकता हरियाणा के लोगों को रोजगार देने की कम, ढिंडोरा पीटना और अब जुमलेबाजी करके लोगों को ठगने की ज्यादा है। प्रदेश में उद्योगों का पलायन हो रहा है। गुड़गांव जो हब है उद्योगों का, रोजगार का, पिछले दिनों वहां कितने कम रोजगार हुए हैं कोई भी व्यक्ति आपको बता सकता है। रोजगार मिल नहीं रहे। युवाओं को ठगने के लिए इन्होंने 75% का भी प्राइवेट बिल पास किया कि भाई हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा निजी कंपनियों में। हाँ। पर उनके अंदर भी कितनी शर्तें हैं आपको पता है। हाँ। 50,000 तनख्वाह कर दी, उसमें भी बोर्ड बना दिया, सहमति कर दी कि न चाहे तो मत लो, और उसके लिए भी एक गुजरात का कंपनी बना दी कि उसके द्वारा नियुक्त होंगे। तो ये सारा जो खेल है वो लोगों को ठगने का है, लोगों को बेवकूफ बनाने का है। प्रदेश में ना तो विकास हो रहा है और न ही प्रदेश में रोजगार के नए साधन उपलब्ध हो पा रहे हैं। ठीक है सर, केवल इस पर जवाब ले लें। इस पर जवाब ले लेते हैं रमन मलिक साहब से। जी धन्यवाद। मैं कुछ पॉइंट्स जो इन्होंने बोले मैं सबका सुन रहा था। एक बहुत बड़ा फिगर बोला गया 94 लाख से ऊपर। अगर भाई साहब 94 लाख से ऊपर लोग हरियाणा में, माफ करना 4,16,000 बोला है मैंने नहीं बोला 94 लाख। नहीं हमने बोला है। हाँ उन्होंने अक्सर झूठ बोलने की। आप पार्टी का नाम लीजिए ना ताकि पता चले इसका। तो मेरे रमन जी आप मेरे तुरंत बात बोल रहे थे, तो आपकी कुछ भी मनसा हो आप तो यही जाएगी कि मैं झूठ सुनोगे। शांति से सुनो, मैं आपको भी बताऊं। हरियाणा प्रदेश की जो एक पॉपुलेशन है, जो सरकारी आंकड़ा है, वो है 2,57,99,000 समथिंग। बहुत ज्यादा होगा तो 62 होगा।
हाँ। अगर 2,62,62,000 में से 94 लाख लोग बेरोजगार हैं, तो अभी तक जो हालात श्रीलंका में होते ना साहब, वो यहाँ हो चुके होते। तो ये जो झूठ की फैक्ट्री आम आदमी पार्टी और उसकी कॉपी करने वाले लोग हैं, मेरे को लगता है उनको अपनी स्टडी थोड़ी सी पूरी करनी चाहिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ उसकी भी बात बता रहा हूँ। मलिक साहब, जो बोला गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आज वाकई में हरियाणा प्रदेश के हालात वही हैं जो श्रीलंका में। कोई बात नहीं, ये आपके प्रदेश के हालात हैं। डकैतियां फजूल के बीच में देखो, आप अपना परिचय मत दीजिए। पवन जी अपना परिचय मत दीजिए। पवन जी सुनिए, आ रहे हैं, मैं सर फिर आऊंगा आपके पास, सुनिए। दूसरी चीज, हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने परिवार पहचान पत्र का एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम के अंतर्गत सारे आंकड़े लिए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट जो देने वो दिए जाते हैं। उसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर अंदाजन 6.1% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज मैं इसलिए बोल सकता हूँ ये क्योंकि हमारे पास सारा कुछ डेटा ड्रिवन है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी अपना उत्तर प्रदेश की ICMR की बात कर रहे थे, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसको फर्जी बताया था आंकड़ों। उसके अलावा अदानी अंबानी की बात जो छेड़ी गई वो भी बहुत अच्छी छेड़ी गई साहब। आज बहुत अच्छा दिन है इसके लिए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब 2007 में सुरजेवाला जी पावर का मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कुछ नौकरियां लगवाई थी, कुछ नौकरियों में पंगे करे थे। आज वो विजिलेंस में आ गया, तो विजिलेंस का नोटिस उनको जा चुका है। लेकिन उसी सुरजेवाला ने अपने विधानसभा के अंदर पहला अदानी का सेलॉस लगवाया। उस समय तो भाजपा ने नहीं कुछ करा था ना साहब। तो ये अदानी अंबानी आज नहीं बने, और ये अदानी अंबानी के पास चंदा मांगने वाले सफेद पोश लोग भी जाते हैं। वो अलग बात है उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अब आप बात आ जाइए खरखोदा की। जब हम बात करते हैं तो जहां दिल्ली के अंदर त्राहीमाम हो रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, लेबर डिपार्टमेंट दुखी करता है, पूरी हालत कर देता है। पंजाब के अंदर वही हालात है। पंजाब के अंदर रोज नई मुसीबत सामने आ रही है। माइनिंग माफिया पंजाब में हो या दिल्ली की यमुना बैंक में या वाटर माफिया दिल्ली का, ये सब इनके माध्यम से चल रहा है। मैं आज ये आपको बता दूं कि खरखोदा प्लांट से सिर्फ हरियाणा के हिस्सों को नहीं, नजफगढ़ वगैरह का जो हिस्सा दिल्ली में है सारा, उसको भी बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। और एक सिर्फ खरखोदा प्लांट से सिर्फ ये नहीं होगा कि एक आपको गाड़ियों बनना है या मोटरसाइकिल बनने का प्लांट है। उसके साथ जो रियल एस्टेट डेवलप होता है, उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके साथ जो बाकी चीजें डेवलप होती हैं, उनको अक्सर मिस करा जाता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी चीज जिसमें डेवलपमेंट आती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट आती है, वो लगभग 250 ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज को साथ प्रोपोगेट करता है। अब ये बात बताएं कि हम तो चलो हमारे लिए जो बोलना है, आम आदमी पार्टी एक झूठ का पुलिंदा है, उसने रखना है अपनी बात। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रदेश के अंदर 94 लाख 2.5 करोड़ में से या 3.25 करोड़ में से 94 लाख बेरोजगार हों, उस प्रदेश में फिर भी लोग सबसे ज्यादा SUV खरीदते हो, सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल खरीदते हो परसेंटेज वाइज, और सबसे ज्यादा वो प्रदेश की सरकार लोगों को सहायता करती हो, और सबसे ज्यादा उसमें हर तरीके की सहूलियतें मिल रही हो, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, तुम्हारा दिल्ली मॉडल कौन से गोशे में जाके छूट गया भाई? आप दिल्ली में कुछ भी होता है, आप पवन जी आ रहा हूं मैं, पहुंच जाते हो यूपी पे, और कभी पहुंच जाते हो आप हरियाणा पे। आप पानी का किस्सा लीजिए, जो पानी का किस्सा हुआ उसमें भी क्या हुआ, हरियाणा नहीं दे रहा। हरियाणा के पास अपने वहां पे जल के स्रोत थोड़ी है, हरियाणा तो ट्रांजिट करता है। आप पंजाब से लेकर आइए ना, हमारा हिस्सा हमारे को दे दीजिए, आपकी सरकार है वहां, अपना हिस्सा आप ले लीजिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। मैं इसलिए ये विषय इसमें उठा रहा था क्योंकि ये मानना पड़ेगा। पवन जी आ रहा हूँ मैं, पवन जी आ रहा हूँ, बस बिल्कुल शॉर्ट में कंक्लूड कर रहे हैं रमन साहब, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बीच में अगर ऐसे बोलना शुरू करेंगे भाई साहब, तो मेरे को और दूसरों को भी, आकाश जी आ रहा हूँ। हाँ
तो डिबेट नहीं हो पाएगी। हाँ, धन्यवाद। ठीक है पवन जी। मैं ये बताना चाहूंगा हाँ। कि ये बेरोजगारी का आंकड़ा इतना बढ़ा कैसे। हाँ, पिछले 2 साल से अरे कोई आप ये बताइए, इन लोगों ने फैक्ट कहाँ से हो सकता है नौकरियां नहीं 94 का? निकाली। पिछले लगातार कुछ सालों से बिजली की जो बार बार कट ऑफ है, कट के कारण लगातार बेरोजगारी बढ़ती गई, उद्योगों के अंदर काम नहीं चला, जिसकी वजह से लगभग उद्योगों से युवाओं को निकाला गया है। तो ये सबसे बड़े 2 कारण जो हम हाँ, आकाश जी आ रहा हूँ सुनिए। हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई साहब अभी तक ये नहीं बता पाए कि भाई ये बिजली का जो समाधान है, आपने उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही है, तो बिजली का समाधान आप कैसे करेंगे? हमने तो हमारे यहाँ बिजली का समाधान हो चुका भाई साहब, हमने हमारे यहाँ बिजली का समाधान हो चुका। 2 महीने की सरकार हुई है, 25,000 नौकरियां निकाल, कोई बिजली की प्रॉब्लम नहीं है हरियाणा में, 10 दिन के लिए प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। आशीष जी, ये गलत बयानी नहीं चलेगी, पवन जी की गलत बयानी नहीं चलेगी। हरियाणा में कौन सा बिजली दिक्कत है बताइए? लगातार है बिजली दिक्कत? अभी भी गुड़गांव में बैठा हूँ, कट लगा हुआ, लगाइए अपनी। कहाँ कट लगा हुआ भाई साहब? लोकल फॉल्ट हो, मैं भी गुड़गांव बैठा हूँ, कौन से सेक्टर में बैठे हो बताओ? सेक्टर 95 चेक कीजिए, कट लगा हुआ। 95 में जिस पे जगह पे भी हो वहां पे कोई ना कोई लोकल फॉल्ट होगा। गुड़गांव के अंदर इस प्रकार का कोई कट नहीं है, कोई कट नहीं है भाई साहब, बिजली आपूर्ति हो चुकी है। लगातार कट लग रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी ने भी माना है, आपके बिजली मंत्री ने भी मान लिया। पिछले 15-20 दिन में कट थे वो समस्या सॉल्व कर दी गई है। मुद्दों पे ऐसे नहीं भटका जाएगा, मुद्दों पे आपको आना होगा। मुद्दों पे ही आ रहा हूँ। मेरे को ये बताओ, पंजाब में तो 2-2 दिन गायब रही बिजली, फिर क्या कर रहे हो आपने? हम तो इधर उधर जाके बिजली बटोर रहे, आपने क्या करा? कटोरा लेकर 50,000 करोड़ दे दो। ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, मेरा आपसे पूछना है, क्या ये दूसरी उद्योगों की इकाइयां मारुति उद्योग के साथ में लगती है, उनको मिला के है, या अकेला मारुति उद्योग को लेके आप ये आंकड़े पेश कर रहे हो? देखिए, एक एनवायरनमेंट बनता है, एक पूरा इकोलॉजी बनती है, और मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ 10,000 नहीं बल्कि उससे ज्यादा जो ये पूरा इकोसिस्टम बनता है प्रोडक्शन का, उसमें उस इकोसिस्टम को पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 कहीं ज्यादा नौकरियां बनेंगी। ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री बनेगी वहां पे। उसके अलावा जो लोकल डेवलपमेंट, लोकल बिजनेस डेवलपमेंट होती है उसमें आएगा, फूड है, फूड प्रोसेसिंग है। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ आज के समय में, जब ये आंकड़े जिसके आप बात कर रहे हैं ना सर, ये आंकड़े हैं 2019 और 20 के, जिसके ऊपर आईसीएमआर ने बोला। 19 और 20 का जो 19 एंड के बाद जब स्टैंड स्टिल हुआ 20-21 में, आप उसको आज के समय से जब कंपेयर करते हैं तो वो एक अलग विषय बन जाता है, और वो अच्छे खासे आकाश जी जो है वो बता देंगे उस विषय पे। लेकिन मेरा आज भी सवाल ये है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है साहब, कि अगर मेरे प्रदेश के अंदर 1/3 पॉपुलेशन से ऊपर बेरोजगार बैठी होती तो क्या ये प्रदेश चल पा रहा होता? बिल्कुल नहीं चल पा रहा होता। इसलिए मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि हमारा जो पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्र का सिस्टम है, उसमें हर परिवार के कितने लोग क्या कमा रहे हैं उनके स्वेच्छा से दिया हुआ डाटा है, और एक बहुत बड़ा सैंपल सेट है। ये तो सैंपल सेट 5500-6000 लोगों का सैंपल सेट था, हमारे पास तो पूरे प्रदेश का हर क्षेत्र से है। आप चाहें तो उसको मलिक साहब, आप ये दावा जरूर कर रहे हैं कि प्रदेश चल रहा है, लेकिन चुनौतियां हैं सर। एक आम आदमी के लिए महंगाई बहुत बड़ी चुनौती है, एक आम आदमी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और काम करना पड़ेगा। मैं फिर आऊंगा आपके पास। जी मलिक साहब, मैं आऊंगा हिंदुस्तानी जी, आपके पास भी आऊंगा। आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं। आकाश जिंदल जी समय मांग रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष 1 मिनट, एक बात कुछ रखना। जी आकाश जी, मैं आ रहा हूँ। एक बार दीप कमल जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ असली बेरोजगारी। आशीष, मैं सुनिए पवन जी, सुनिए। जो अब तक जो बातें हो रही थी उससे थोड़ा सा मैं एक बार कुछ अपने पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। हाँ आकाश जी, मैं आ रहा हूँ। तो वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि 1991 में हमारे पास कुछ 4.25 लाख एम्प्लॉइज थे और अब 3 लाख से कम हैं, तो ये आंकड़ा कैसे घट गया? तो विद्रोही जी को ये भी बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी हरियाणा से 2014 में, तब 3,40,000 एम्प्लॉइज थे।
तो वो 4.25 लाख से घटकर 3,40,000 कैसे हो गए, जिसमें 10 साल इनकी सरकार रही, 15 साल इनकी सरकार रही, पहले भजनलाल जी की 5 साल और 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। तो वो कहां से वो 1 लाख एम्प्लॉइज कैसे घट गए उस दौरान, जो अब ये 50,000 एम्प्लॉइज का जिक्र कर रहे हैं उसके बाद वालों का। दूसरी बात, जहां तक CMIE के डाटा की बात है, कि जो आंकड़ों की बात है, मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कि वो इनका फॉर्मूला बता दे कि किस फॉर्मूले से ये बेरोजगारी दर निकालते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको आशीष देना चाहता हूं। इसके डाटा के अनुसार आसाम में बेरोजगारी है 1%, छत्तीसगढ़ में 0.6%, गुजरात में 1.5%, हिमाचल प्रदेश में 0.2%, यानी हिमाचल में 99.8% रोजगार है, ये CMIE कह रही है। उसके अलावा उड़ीसा में 1.5%, यानी उड़ीसा में भी लगभग सभी लोगों के पास रोजगार है, और तमिलनाडु में 3%, उत्तर प्रदेश में 3%। CMIE कह रही कि उत्तर प्रदेश में 3% लोग बेरोजगार हैं सिर्फ। और हमारे जो महान प्रवक्ता हैं, और मुझे बड़ी हैरानी हुई, अपने नाम के साथ हिंदुस्तानी लगाते हैं, इतनी अज्ञानता और इतनी आधारहीन बातें कहने वाले व्यक्ति हिंदुस्तानी शब्द को भी जो है शर्मसार कर रहा है। उन्होंने क्या किया कि हरियाणा की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या ली और उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो CMIE कहता है उससे गुणा भाग कर दिया और बता दिया कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। उसमें जन्मजात दूधमुहा बच्चा, नवजात बच्चा भी शामिल है, प्राइमरी में पढ़ने वाला भी, 12वीं तक पढ़ने वाला भी, अनपढ़ व्यक्ति भी, 50-55 साल से ऊपर का वो व्यक्ति भी जो रोजगार नहीं ढूंढ रहा है, कृषि क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति भी वही उसी जनसंख्या में शामिल है, हमारी गृहिणियां भी उसी में शामिल हैं, हमारे वो लोग भी, बुजुर्ग भी शामिल हैं जो लोग जिनका रोजगार से कोई संबंध फिलहाल नहीं है। ये उस जनसंख्या को इकट्ठा लेकर और उससे गुणा कर दिया, ये इनका फॉर्मूला है। इतनी अज्ञानता आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता करेगा, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। ये शर्मसार करने वाली बात है। एक डिबेट में, जी मीडिया की डिबेट में इस तरीके से आधारहीन बातें रख देना। आपके आंकड़े के अनुसार पवन जी, दिल्ली की जनसंख्या को आप वहां की अनएम्प्लॉयमेंट रेट से गुणा कर लीजिए, 32 लाख लोग अनएम्प्लॉयड बनते हैं दिल्ली में। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि 32 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं दिल्ली में, क्योंकि मैं आपकी तरह अवैज्ञानिक बात, अनसाइंटिफिक बात नहीं करने वाला हूं। आप एक बार मैं चैलेंज करता हूं कि CMIE का डाटा का क्या फॉर्मूला क्या है, बता दीजिए मुझे। और उस फॉर्मूले के अनुसार उड़ीसा में अगर 99.8% लोगों को रोजगार मिला हुआ, मैं कल ही जाके उड़ीसा में बस जाऊंगा और अपने सारे लोगों को ले जाऊंगा कि उड़ीसा चलते हैं, वहां 100% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बताइए एक बार क्या फॉर्मूला है CMIE का, अगर आपको पता है, अगर उसके आधार पर बात कर रहे हैं तो 32 लाख बनती है आपकी दिल्ली की जनसंख्या जो अनएम्प्लॉयड है। इस तरीके की अनसाइंटिफिक बातें कम से कम डिबेट के स्तर पर मत लेकर आइए। अपनी पार्टी में लोगों को बहकाना है तो बहका लीजिए, लेकिन ये नहीं कि दर्शकों को बैठकर आप कोई भी आंकड़ा दे देंगे और हम आधा घंटा उसको जस्टिफाई करते कि आप गलत बोल रहे हैं। हम आधा घंटा इसलिए वक्त बर्बाद करेंगे कि आप अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं। TOI 7 जनवरी 2022 का TOI में प्रॉपर CM साहब ने पूरे आंकड़े दिए हैं। और वहां पे बकायदा ये दिया है कि 6.1% है अनएम्प्लॉयमेंट, और सारी फिगर्स के साथ दिए हुए हैं। अगर चाहें तो अभी 94 लाख की गणना पूछ लीजिए, कैलकुलेशन कैसे किया उन्होंने 94 लाख का, एक बार पूछिए 94 लाख कैसे कैलकुलेट होते हैं ये। हाँ, बता रहे हैं पवन जी, बता रहे हैं जी। पवन जी, ये जो आंकड़ा है, ये बेरोजगारी का आंकड़ा यहीं से हमने जो प्राप्त किया है, पूरा आंकड़ा हमारे पास में रखा हुआ है। मैं आपके पास रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ जैसे मैंने बताया आपको, आप बताओ कि आपने हरियाणा की जनसंख्या को गुणा कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, उसमें प्राइमरी में 5वीं 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी शामिल है, उसमें हाउस वाइफ भी हैं जो रोजगार नहीं ढूंढ रही है, और उसमें बुजुर्ग भी हैं। आप बताइए, और उसमें किसान भी हैं जो खेती कर रहे हैं अपने खेत में, उनको रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार है ही नहीं हरियाणा, इसीलिए तो प्रदेश के अंदर सबसे नहीं, आपने वैसे कैलकुलेट किया ना, आपने कैलकुलेट वैसे किया है ना। पहली बार 65 सालों के अंदर पहली बार हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 आया पूरे देश के अंदर। ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। जी जी बिल्कुल, डूब मरने वाली बात तो आपकी पार्टी के लिए है, जो ऐसे प्रवक्ता भेज देती है जिनको गणना करनी नहीं आती, जिनको ये नहीं पता कि किन लोगों में से बेरोजगारी गिननी है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। आकाश जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से समय मांग रहे हैं। आकाश जिंदल जी, हरियाणा के लिए डूब मरने वाली बात कर रहे हैं आप। ये मुद्दे पे एक और भी सवाल है मेरा आप लोगों से। मैं पवन जी फिर आऊंगा, हमारे पास एक और प्रवक्ता है आकाश जिंदल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से समय मांग रहे हैं, ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से उनसे बात हो नहीं पा रही थी। जी आकाश जी, अपनी बात रखें। आकाश जी, आपका ऑडियो म्यूट है क्या उधर से, एक बार चेक करें।
लगता है आवाज नहीं जा पा रही है और इस वजह से आकाशी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। पवन जी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ 33,000 करोड़ का मैं रमन जी आ रहा हूँ, पवन जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ। मलिक साहब से एक सवाल मेरा जरूर आप प्लीज पता कीजिएगा। 2012 के अंदर जब ये जमीन एक्वायर की गई थी तो उस समय किसानों को 56 लाख रुपए दिया गया था। आज 13 मई की रिपोर्ट आई हुई है, दैनिक ट्रिब्यून की मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसके अंदर 2.96 करोड़ के हिसाब से जमीन लैंड जो है वो मारुति कंपनी को दी गई है। तो जो बीच का गैप है, एक बार बताएंगे ये गैप कहां पूरा किया गया और किस चीज में यूज किया गया? तो पवन जी ये सवाल रमन जी से या दीपकमल जी से? मेरा रमन मलिक जी से। रमन जी ठीक है, रमन जी जवाब दीजिए। हाँ। देखिए जो इन्वेस्टमेंट अगर स्टेट ने करी है और स्टेट पैसा दे चुका है, उसके ऊपर मल्टीपल अवार्ड्स हो चुके हैं और उन अवार्ड्स के लिए भी स्टेट उसको भरपाई कर चुका है कोर्ट के आदेशों के बाद, तो उसके बाद ये सारा का सारा पैसा जो होता है वो स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगता है और उसमें काम आता है। आपको शायद इसकी अनुभूति ना हो क्योंकि स्टेट नहीं चलानी आती आम आदमी पार्टी को, उनको सिर्फ विज्ञापन में पैसा कट मनी खाने का आदत पड़ गई है। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, 33,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जो फ्लिपकार्ट का एक 150 एकड़ के करीब 147 एकड़ का वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी कोई उसका भी आपको दिखता नहीं होगा क्योंकि वो आपको पता नहीं लगता ना, क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट के काम दिल्ली में तो होते नहीं और पंजाब में 8 PM नो CM। उसके बाद पैनासोनिक ने जिस प्रकार से अपने आप को लेकर आया है अंदाजन 114 करोड़, उसके बाद कैन पैक है वो 500 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऑटोटेक है वो 260 करोड़ की कर रहा है, अंबाला में कंडारी बेवरेज है वो 390 करोड़ की कर रहा है, कैपकॉन्स है वो रेवाड़ी में 115 करोड़ की कर रहा है, आरती ग्रीन टेक लिमिटेड करके है वो पंचकुला में कर रही है 200 करोड़ की। उसके अलावा अमरपेक्स टेक्नोलॉजी है वो 3595 करोड़ की नू में एक कर रहा है और उसी के साथ दूसरा प्रोजेक्ट उनका 3488 करोड़ का है। मतलब आपको मैं 18,000 करोड़ का ये मारुति सुजुकी का, 33,000 करोड़ का जो पाइपलाइन में अब ये अपना फ्लिपकार्ट का है ये भी आया है। और आप ये बोलते हैं, अब ये डिविएशन देखिए कि जब ये पता लगा कि सब कुछ में मैं फंस गया तो वो किसानों से 56 की ली थी, अब वहां पे इतने की दी, बीच का डिफरेंस कहाँ गया? बीच का डिफरेंस स्टेट एक्सचेकर में गया। बताइए साहब, हमारी स्टेट हमने इन्वेस्ट करा हुआ है अगर, और जब भी एक्वायर हुई थी जमीन उसके बाद से स्टेट ने उसको मेंटेन करा है। आज अगर उसका कोई विंडफॉल प्रॉफिट आता है स्टेट को तो वो स्टेट हमारा में लगेगा इतना ही कहना है कि किसान से जब आप सिर्फ नहीं कम से कम किसानों का तो बना कर अब इधर से कर दिया होता। छप्पर लगा फटने तो मुंगेरी लाल लगा भगने, किसानों को तो 56 लाख। यही सेम चीज जो हुड्डा सरकार में हुई थी, मैं हुड्डा सरकार की बताना चाहूंगा कि उस टाइम के ऊपर और जो अपनी घर की जमीन खा जाता है अपने घर की बेटियों की, अरविंद केजरीवाल उसके चमचे बोलेंगे। सिवानी में अपनी बुआ की जमीन खा गया केजरीवाल, और आप ये बातें प्रवचन देंगे हमको यहाँ पे? रमन साहब ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणियों से हम बचेंगे। रमन साहब ठीक है, सरकार में हो रहा है। वेद प्रकाश जी भी कुछ कहना चाह रहे काम नहीं हो रहा। ठीक है, वेद प्रकाश जी आवाज मिल पा रही है सर? विद्रोही साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप समय मांग रहे थे कुछ बोलने के लिए। आशीष एक छोटी सी 30 सेकंड की टिप्पणी मैं करना चाहता हूं। जो अभी सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे थे कि 56 लाख रुपए का एकड़ हरियाणा सरकार ने एक्वायर किया था और अब 3 करोड़ रुपए में मारुति को क्यों दे रहे हैं, वो उतनी ही अवैज्ञानिक बात है जितनी वो पहले कर रहे थे। अब आप देखिए कि चाहे नोएडा गुड़गांव में हुड्डा जब भी जमीन लेता है किसानों से तो वो बल्क में खरीदी जाती है और उसके बाद प्लॉट जो है 200 गज के, 300 गज के, 150 गज के जब बेचे जाते हैं तो 30-40 हजार रुपया, 50,000 रुपया या लाख रुपया पर गज का रेट आगे दिया जाता है। क्योंकि उसको डेवलप करती है हुड्डा, सड़कें बनाती है, सीवरेज बनाती है, स्ट्रीट लाइट लगाती है और सारी चीजें, फैसिलिटीज, कम्युनिटी सेंटर लगाती है, ग्रीन पार्क एरिया छोड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितने का 1 एकड़ एक किसान देता है उतने का एक प्लॉट बाद में खरीदने वाले को पड़ता है। एक प्लॉट 500 गज का एक प्लॉट जो है वो 5,000 गज का जो एक एकड़ होता है उतने के बराबर उसकी कीमत हो जाती है क्योंकि वो एरिया डेवलप हो जाता है।
तो ये आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वो क्या एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ हर चीज में आधारहीन बातें करते चले जाएंगे। मैं इस बात पे अभी दीपा एक आज का एक इंसिडेंट, ये क्या बात है, मतलब किस दिशा में लेकर जा रहे हैं आप डिबेट। एक लेटर सामने आया था अभी कांग्रेस के हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि विपक्ष का काम, हालांकि उसमें उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ सरकार का विरोध करना भर रह गया है, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, ऐसा उन्होंने अपने लेटर में जिक्र किया था। तो उम्मीद है कि सिर्फ विरोध नहीं, ठीक है, सरकार जो अगर सरकार देखिए थी भाई, अगर सरकार, रमन जी, अगर सरकार आंकड़े दिखा रही है, अगर वो बेरोजगारी को कम नहीं कर पा रही तो हमें उस पर विरोध करना चाहिए और हम करेंगे। सर, जो आदमी आपको लीड कर रहा है एक प्रदेश में, उत्तराखंड में, हाँ, वो सीएम कैंडिडेट ने भी इस्तीफा दे दिया कि आप नाकारा और बेकार हैं, मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता। कोठियाला जी, ठीक है, मैं कह रहा हूं रमन जी, अगर सरकार रोजगार मुहैया नहीं करवा पा रही है तो हमें क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है और हम करेंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उम्मीद है कि उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि और जो युवाओं में संदेश जाए, कम से कम वो एक अच्छा संदेश जाए। आकाश जी के पास चलेंगे। आकाश जी, काफी देर से ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से बोल नहीं पा रहे थे। मुख्यमंत्री है देश के, जिन्होंने जाके क्लियर कहा था कि काम किया तो वोट देना, दिल्ली उससे बड़ा सर्टिफिकेट आपको नहीं महोदय, मुझे भी आवाज आने लग गई है। जनता ने आपको जवाब दे दिया है। आप एंकर महोदय, मुझे आवाज ठीक है वेद प्रकाश जी, हाँ, मैं काफी देर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, हो नहीं पा रही थी। आप बोले सर, काफी देर से समय मांग रहे हैं, आप बताएं। भाई आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, मुझे जब आवाज आई है। नहीं, हाँ, वेद प्रकाश जी, दरअसल जिस तरह से पवन हिंदुस्तानी साहब कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ आंकड़ों के मायाजाल में उलझा रही है, और कुछ आंकड़े उन्होंने रखे, और जेजेपी के प्रवक्ता का ये कहना है कि आंकड़े गलत तरीके से और अवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने बनाकर दिए हैं। सर, क्या सिर्फ विरोध ही करना है सरकार का, या कुछ और तरीके से भी सरकार को घेरा जा सकता है, सिर्फ विरोध करके? सरकार कोई अच्छा काम करेगी, निश्चित रूप से उसका समर्थन किया जाएगा, परंतु जो आंकड़े दिए जाते हैं, पहले सरकार का काम है कि सरकार सही आंकड़े दे। अब क्योंकि हरियाणा के अंदर तो विधानसभा सेशन बहुत कम होता है, आंकड़ों का पता ही नहीं चलता। मैं आपको केंद्र की बात बताता हूं। संसद के अंदर सरकार के कुछ आंकड़े होते हैं और संसद के बाहर कुछ और होते हैं, अखबारों में कुछ और होते हैं, माइक पे कुछ और होते हैं। जब सरकार का प्रधानमंत्री संसद के अंदर उनके मंत्री सवालों के जवाब में कुछ आंकड़े देंगे, अखबारों के अंदर मीडिया बयान में कुछ और कहेंगे, और स्टेज के ऊपर कुछ और कहेंगे, तो ऐसी सरकार के किस आंकड़े पर विश्वास किया जाए? सबसे पहले वेद प्रकाश जी आप बताइए, वेद प्रकाश जी आप बताइए, आप किस पर भरोसा करेंगे? आप मीडिया के आंकड़ों पे भरोसा करेंगे, आप सरकार के जो सदन के पटल पर रखे गए आंकड़े उन पे भरोसा करेंगे, या बाहर मीडिया को दिए गए मंत्री जी के बयान पर भरोसा करेंगे? आप किस पे भरोसा करना चाहेंगे? पटल पर रखे हुए बयान का समर्थन करता हूं, क्योंकि उसमें अधिकारी आंकड़े बनाते हैं, हाँ, और जो अधिकारी गलत आंकड़ा देगा वो फंसेगा। हाँ, इसलिए संसद के पटल पर जो आंकड़े रखे गए हैं, हाँ, उस आंकड़े को आधार मानकर मैं तो सदैव बात करता हूं। हाँ, अब उसमें कोई आंकड़ा आप बताइए, मैं उस पर आपसे चर्चा करने को। मैं सर आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। एक प्रश्न में आपसे एक छोटा सा प्रश्न मेरा रहेगा, आप अपने विवेक के अनुसार उसका उत्तर दीजिएगा। विद्रोही जी, अभी जिस तरह से अभी चूंकि और भी बहुत सारे प्रवक्ताओं ने कहा और आपने भी कहा कि सिर्फ इतना करने से कि एक एमओयू साइन हो गया, एक कंपनी आकर के यहाँ पर रोजगार लगा रही है, 10-12-13 हज़ार लोगों को रोजगार देने से काम नहीं चलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि जब ये इतना बड़ा प्लांट खरखौदा में लगेगा, गुरुग्राम जो कि आज से पहले सिर्फ एक गांव के तौर पे जाना जाता था, आज साइबर सिटी है, अगर खरखौदा में ये प्लांट लगता है, 3 साल का समय लगेगा, उसके साथ साथ जो चीजें डेवलप होंगी, उस उद्योग के आने के बाद और उद्योगपति आकर्षित होंगे हरियाणा के प्रति, तो क्या ये एक बड़ा कदम नहीं है? क्या इस पर सराहना नहीं की जा सकती? निश्चित रूप से इससे उद्योग लगेंगे, और मैं मानता हूं मारुति का एमओयू फेक नहीं है। अब लोग फेक एमओयू की इसलिए बात करते हैं, जिस कथित गुजरात मॉडल का हवाला देते हैं, उन गुजरात मॉडल के अंदर जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, इतने फेक एमओयू हुए हैं कि आज तक जमीन तो हड़प ली गई, लेकिन उन पर उद्योग आज तक नहीं लगे हैं। इसलिए जनरल परसेप्शन लोगों में यह है कि जितने एमओयू किए जाते हैं फेक है, परंतु जहां तक मारुति कंपनी का एमओयू का सवाल है, ये निश्चित रूप से फेक नहीं है। खरखोदा के अंदर कांग्रेस जमाने में भी आईएमटी बनाने का प्रयास हुआ था, सरकार चली गई, भाजपा ने उसको बना दिया, इसका हम स्वागत करते हैं। और जो ये उद्योग गया है मारुति का, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा कि उद्योग नहीं मिलेंगे, वहां उद्योग भी लगेंगे, दूसरे उद्योग भी जाएंगे, और 10 साल बाद
अभी ये तो 3 साल का तो केवल जुमला उछाल रहे हैं। 10 साल बाद निश्चित रूप से खरखोदा एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनेगा, वहां नए नए उद्योग जाएंगे, नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, इसका स्वागत है। परंतु झूठ बोलकर दावे कर कर कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने ये कहा था कि 2022 में किसान आय दुगनी हो जाएगी, आज तक तो हुई नहीं। सरकार के खुद के आंकड़े जो पार्लियामेंट के अंदर रखे गए हैं वो बताते हैं कि 2014 से लेकर 2020 तक किसान की आय क्या तो जस की तस है, या मामूली बढ़ोतरी हुई है या घटी है। जब इनके आंकड़े ही गलत है, इनके दावे नए नए जुमले उछालते हैं, वो किसान आय के 5 साल नहीं आए, तो इसी तरह इनके 3 साल है। 3 साल नहीं, कम से कम 7 साल लगेंगे। आप मेरी बात नोट कर लेना जी। ठीक है, मैं विद्रोही साहब माफी के साथ रोकना चाहूंगा, समय की बहुत कमी है। आकाश जी का फाइनल कमेंट लेके हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आकाश जी, आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल रही है, लेकिन मुझे आप बोलने का मौका नहीं दे रहे। मुझे बहुत दर्द और तकलीफ है इस चीज का। जी बताएं। मुझे बोलने का मौका देंगे 55 मिनट के बाद, कृपया करके। जी जी, तो 55 मिनट से मैं वेट कर रहा हूं, जो मुझे बोलने का मौका दिया जाए कृपया करके। देखिए, मेरा ये मानना है क्लियरली इससे गुड़गांव की, हरियाणा की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। साथ ही साथ मैंने सब अपने पॉलिटिशियन मित्रों को सुना, सबकी मैं इज्जत करता हूं। मेरा मानना है कि ठीक है, एक एफर्ट से पूरी तरह हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पाएगा, बट इट्स अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एक शुरुआत हुई है, एक अच्छा बढ़िया और बड़ा कदम उठाया गया है, तो उसका मुझे और मेरी तरफ से पूरी तरीके से स्वागत है। जी हाँ, ठीक है आकाश जी, चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन आप एक बार जब हमारा ये एपिसोड सोशल मीडिया पर अपलोड होगा आप जरूर देखिएगा। मैंने कम से कम 4 बार आपको अप्रोच किया, लेकिन किसी परेशानी की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई। अगर आपको समय नहीं मिल पाया उसके लिए माफी चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। क्योंकि एक प्रयास किया गया सरकार की तरफ से बेरोजगारी को लेकर, जो विपक्ष लगातार दावे कर रहा था, क्या उसमें इससे कुछ कमी आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस तरह के नए नए जो आयाम स्थापित करके बेरोजगारी के आंकड़ों को कम किया जाएगा और हरियाणा विकास की दिशा में आगे इसी तरह से बढ़ेगा।